हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महेश कुमार वर्णवाल सर का जो बुक है हमारा एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव बुक। इसका हम लोगों ने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी और फिजिक्स को ख़त्म कर दिया और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री। टोटल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बुक में हम लोग सारे का सारा देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके जस्ट बाद हम लोग बायो भी ख़त्म करेंगे ताकि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपका सारा चीज़ कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाल्टन। इन सभी का एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो फिलहाल हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो परमाणु के संगठन में जो मौलिक कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो नाभिक होता है उसमें नाभिक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, तो नाभिक में प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाह्यतम कक्ष में जो कि चक्रण करता है। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, समस्थानिक। क्लियर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इससे जुड़ी एक पॉइंट है, यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो लिखेंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि वे तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि समस्थानिक के क्या होता है, रासायनिक गुण तो समान होता है लेकिन उनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि कैथोड किरणें में होती है। देखिए कैथोड किरणन जो होती है इसमें द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, द्रव्यमान और आवेश दोनों बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यह बनता है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, 4 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जो हम लोग द्रव्यमान संख्या निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या नहीं परमाणु भार, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी यहाँ पे 2 दिया गया था और प्रोटॉन की संख्या भी 2 दिया गया था। तो मास अगर हम निकालें तो n प्लस अगर p कर देंगे तो 2 + 2 4 सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो हाइड्रोजन जो है इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु आकार सबसे छोटा होता है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। तो देखिए जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेश रहित कण होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। जबकि आपको ध्यान रखना है जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है जबकि इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो किसी भी तत्व की रासायनिक जो प्रकृति होती है यानी कि केमिकल जो नेचर होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी तत्व का बाह्यतम कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में दिया गया कि कौन से 2 आधारभूत बल 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, गुरुत्वीय और नाभिकीय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए जो बीटा किरण होता है वो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति का होता है यानी कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन की तरह निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बीटा किरण को टिक करेंगे। अब इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, आप इसको भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर पूछ ले कि अल्फा किरण में कौन सा जो होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अल्फा कणों जो बनी होती है वो धनात्मक हीलियम नाभिक होते हैं जबकि बीटा किरण ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से बनी होती है जबकि गामा किरण अनावेशित होता है। ठीक है, अनावेशित होता है। गामा किरण जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, आपने भी देखा होगा इस क्वेश्चंस को कई जगह। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है। तो पीले लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है।
देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वाधिक कठोर तत्व, तो तत्व यहाँ पे नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में होना चाहिए था कि सबसे जो कठोर पदार्थ है वो कौन सा, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, लेकिन सबसे कठोर धातु पूछता है तो वहाँ पे हम लोग प्लैटिनम को टिक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा पूछा क्या जा रहा है। पूछा अगर पदार्थ जाए तो वहाँ पे हीरा को टिक करेंगे, धातु पूछा जाए या फिर तत्व पूछा जाए तो वहाँ पे हम प्लैटिनम को टिक करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ करके राइट आंसर को टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, इनका ये मिश्रण होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि जब तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जमा हो जाती है। यह हरा पदार्थ जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ साथ कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका एलॉय है, यानी कि किसका मिश्रण है? तो देखिए टाइप जो धातु होता है वो सीसा और एंटीमनी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इसमें किसकी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए प्रिंटिंग प्रेस, जिसको मुद्रालय यहाँ पे लिखा गया था, तो प्रिंटिंग प्रेस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त जो मुद्राक्षर या फिर टाइप धातु होता है वो सीसा, देखिए सीसा की मात्रा 60 से 86%, एंटीमनी की जो मात्रा होती है 11 से 30% और टीन की जो मात्रा होती है 3 से 20%। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है कि टाइप धातु जो होता है इसमें सीसा, एंटीमनी और टीन शामिल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एल्युमिनियम का अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है, तो बॉक्साइट को टिक करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि साधारण तापमापी थर्मोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि उच्च संचालन शक्ति। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो इसके कई चीज़ें हो सकते हैं, यहाँ पे कई देखिए चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तापमापी में इसका प्रयोग किए जाने के कई कारण हैं, निम्नवत आप यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिजली की स्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाइक्रोम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको कि नाइक्रोम किसका किसका मिश्रण है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आपको पूछा जाता है। तो देखिए नाइक्रोम जो होता है वो निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। 80% निकेल और 20% क्रोमियम, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा यानी कि कॉपर किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कॉपर जो होता है वो विद्युत अपघटन से शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्क्षेपण होता है। उत्क्षेपण की जो परिघटना होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जो होता है निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ब्रॉन्ज जो होता है वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसमें किसकी कितनी मात्रा होती है आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए कांसा जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। देखिए जो कांसा होता है वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है, जिसमें सामान्यतः तांबा 88% और टीन 12% होता है। कांसे का उपयोग बर्तन तथा मूर्ति बनाने में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र जो अधातु होता है वो है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ध्यान रखिए अगर क्वेश्चंस में धातु पूछता तो क्या करते, तो तरल अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र जो धातु होता है वो है पारा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? देखिए हथेली पर रखने पर पिघल जाती है और सही आंसर होगा गैलियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे देखिए गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, परंतु इसके यौगिक बक्साइट और जस्ते के खनिज में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। गैलियम का जो गलनांक होता है वो 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि धातु को हथेली पर रखने पर ये आसानी से पिघल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत तापीय उपकरण के लिए
तापीय घटक यानी कि हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिस मिश्रण का प्रयोग करते हैं, मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सी है? तो किसका राइट आंसर किस टिक करेंगे? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, नाइक्रोम। जो क्वेश्चन आपने ऊपर में देखा था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे। क्लियर? चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको आंसर ना दिखे, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स करके ये बोल रहे थे कि आंसर को मत दिखाइए, ताकि हमें कोशिश करें आंसर खुद से करने की। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर ना दिखे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपको पता होगा। तो देखिए जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि इसमें समानता 68 से 71% तक तांबा होता है, बाकी जो शेष मात्रा होती है वो जस्ता की होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि लोहे की चादर को जंग यानी कि रस्ट से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? तो इसमें हम जो जस्ता का परत चढ़ाते हैं, और ये जो प्रक्रिया कहलाती है, जो प्रोसेसिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाते हैं, जस्तीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी देखिए क्या कह रहा है कि जंग रहित लोहा या धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है, जिससे कि एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो देखिए पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए जो उत्तरदायी है वो है बोरेक्स, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न में क्या दिया गया कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? एक्वा रेजिया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए एक्वा रेजिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए जो एक्वा रेजिया होता है इसको हम लोग अम्लराज के नाम से भी जानते हैं, अम्लराज अथवा एक्वा रेजिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये मिश्रण होता है। इसका अनुपात कितना होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का अनुपात और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3 के अनुपात में होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक्वारेजिया का जो एक्वारेजिया को देखिए कहा गया कि एक्वारेजिया को शाही जल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट्स और बात किया था कि इसमें उत्कृष्ट धातु की बात की गई थी, तो ये भी ध्यान रखिए कि उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? सोना, चांदी, प्लैटिनम, रेडियम, प्लैडियम जो है, इन सभी को उत्कृष्ट धातुएं माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि धूप के चश्मे के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए हम किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रूक्स कांच, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि देखिए कि धूप के चश्मे के लेंस बनाने के लिए क्रूक्स कांच तथा क्राउन कांच का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रूक्स कांच के साथ साथ क्राउन कांच को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे कुछ पॉइंट्स इसमें लिखा गया कि क्रूक्स कांच में, देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्रूक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से तेजी से परावैंगनिक किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित कर लेता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सीरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न में क्या बनता है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो देखिए भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण की अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी आपको एक चीज़ पता होगा कि किसी भी ठोस चीज़ को गर्म करने पर वो लिक्विड में चेंज हुए बिना अगर डायरेक्ट वो गैसीय फॉर्म में चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापातन, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या है कि सॉलिड से लेकर के वेपर में चला जा रहा है, यानी कि गैसीय फॉर्म में चला जा रहा है, तो हम उसको कहते हैं ऊर्ध्वापातन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके और भी उदाहरण होते हैं, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पे कौन सा होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, यानी कि सब्जियों को पकाने पर
उनका मुलायम हो जाना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, बताइए। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और उसके बाद एक निश्चित समय में अचानक उसको ठंडा कर लिया जाता है, और यही होता है पाश्चुरीकरण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो लुईस पाश्चर ने की थी, ये ध्यान रखेंगे। कब खोज किया था इन्होंने? 1864, ठीक है, 1864 में। चलिए अगला प्रश्न है कि दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए कि दहन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा कार्बन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न ये बनता है कि कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे यहाँ पे, जो कि कथन गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में जो भी पॉइंट्स आपको पढ़ना है आप यहाँ पे पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए फिलहाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है कि कोयले को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि अत्यधिक मात्रा में निर्मुक्त होती है, और ये एक रंगहीन, गंधहीन और एक बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस है, विषैली गैस है। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि हाइड्रोकार्बन के अणु भारों में बढ़ते अनुक्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा? बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़ते क्रम में अगर हम देखें तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपका आता है ब्यूटेन। क्लियर? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन को भरा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑक्सी कार्बन कार्बन का अपरूप नहीं है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चंस कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना होता है? बताइए कि कौन केवल कार्बन से बना होता है? तो सही आंसर क्या होगा? केवल और केवल कार्बन से बना हुआ ग्राफीन है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला जो प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुआ था वो कौन सा था? तो मिसाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए, आप इसको पढ़ सकते हैं कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका जो सूत्र है आप इसको देख सकते हैं CH3NCO, गैस के रिसाव से 2 से 3 दिसंबर 1984 के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि pH मान क्या दर्शाता है? जो pH मान होता है वो क्या दर्शाता है? तो सही आंसर होगा किसी घोल के अम्लीय तथा क्षारीय होने का मूल्यांक, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलियन का pH वैल्यू क्या होगा? देखिए, लाल को नीला करता है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अनिल आप याद रखिए। अनिल से मैंने आपको ये याद कराया था कि अम्ल जो होता है वो नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, अम्ल जो होता है वो नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। इस तरह से अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अ से अम्ल और नी से नीला और ला से लाल, यानी कि अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाल जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्षारीय हुआ, ठीक है। तो क्षारीय हुआ तो मतलब 7 से अधिक होगा, तो इसका pH वैल्यू किसे टिक करेंगे? तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 7 से अधिक होना चाहिए। बात समझ में आ गई?
नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि किसी अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला अगर हम देखें तो HCl होता है। HCl में देखिए कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर के बनाया जाता है। एक्वा रेजिया क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में देख लिया था। तो एक्वा रेजिया क्या मिलाकर के बनाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का 1 और हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल 3, यानी 1:3 में ये मिलाकर के बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस गैस के कारण पाव रोटी या फिर केक फूलकर के मुलायम और स्पंजी हो जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न क्या बनता है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? अमोनिया। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अमोनिया। अगला प्रश्न में यह कह रहा है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा? तो सही आंसर क्या है कि अम्लीय प्रकृति का है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, अम्लीय प्रकृति का। देखिए, इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है जो कि पेपर में रिपीट होते रहता है। सोडा वाटर को कार्बोनेटेड वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, फिजी वाटर और बबली वाटर आदि अनेक नामों से जाना जाता है। किसे? सोडा वाटर को। सोडा वाटर को ध्यान रखिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। सोडा वाटर का pH वैल्यू ध्यान रखिएगा 3 से 4 के मध्य होता है। ठीक है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह एक अम्लीय प्रकृति का है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण जो कि सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल का स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्थायी कठोरता का जो कारण होता है वो कौन सा है? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आप इसको पढ़ करके याद रखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलता रहता है। तो समझ लीजिए कि जल की कठोरता उसमें घुले मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के कारण होती है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता इसमें घुले कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है, और जो जल को उबालने पर भी समाप्त नहीं होता है। जल की अस्थायी कठोरता इसमें घुले कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, जो कि जल को उबालने पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्थायी कठोरता होती है उसको हम लोग उबाल कर दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी कठोरता को उबाल करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, एक प्रकार का ये कृत्रिम बहुलक है। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं, नायलॉन के साथ साथ जैसे आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी, ये सभी के सभी कृत्रिम आदि जो है ये कृत्रिम कह सकते हैं या फिर संश्लेषित बहुलक है, यानी कि सिंथेटिक जो कि पॉलीमर है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या है? जिसको हम कहते हैं नॉन स्टिकी। ठीक है, तो वो होता है टेफ्लॉन। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ध्यान दीजिएगा, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पॉलीकार्बोनेट्स। क्लियर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, पॉलीकार्बोनेट्स। अगला प्रश्न ये बनता है कि एक प्राकृतिक बहुलक है। बताइए कि एक प्राकृतिक बहुलक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा गया जैसे कि सेलुलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी का फुल फॉर्म, एवं नायलॉन ये कृत्रिम बहुलक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है किसके बहुलीकरण के कारण प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? ऊपर हम लोगों ने देखा था बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स दिया गया था, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है,
तो राइट आंसर यहाँ पे होगा पॉलीएमाइड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। और देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ये थोड़ा याद रखना है। क्या कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड, तो ध्यान रखेंगे पॉलीएमाइड, पॉलीपैराफ्थेलिन टेरेफ्थेलेमाइड, ठीक है, थोड़ा सा नाम अटपटा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। यह एक संश्लेषित फाइबर है। इसका सामान्य जो नाम है वो जो कि केवलार है, ठीक है, केवलार हो सकता है ये नाम ना लिख करके यही नाम दे दे, केवलार, ठीक है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में के लिए जो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया था, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए, यानी कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो पॉलीथीन के संश्लेषण में इथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है। तो सही आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। अगला प्रश्न ये बनता है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है, बताइए कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि। तो सही आंसर होगा कि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस एक मिश्रण है। तो राइट आंसर क्या होगा, एलपीजी का जो मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलपीजी सिलेंडर अगर लीक होती है तो उसमें ऐसा चीज़ क्या मिलाया जाता है ताकि हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि एलपीजी एक गंधहीन गैस है जो कि वातावरण में मुक्त होने पर विस्फोट कर सकती है, इसलिए इस गैस के सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए एक तीक्ष्ण गंध वाली पदार्थ, जैसे इसका नाम क्या है, इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है, अभिव्यक्त की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑक्टेन संख्या, ठीक है, ऑक्टेन संख्या। लेकिन अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि डीजल, ठीक है, ये तो पेट्रोल था, लेकिन डीजल की पूछ ले कि गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, तो सीटेन संख्या से, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में ये कह रहा है कि पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए जल अप्रभावशाली रहता है, क्योंकि। तो इसका कारण ये है कि पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में अघुलनशील है तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इसीलिए अप्रभावशाली रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह अवशोषक पदार्थ कौन सा है। तो राइट आंसर हाइड्राइड, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न में ये कह रहा है कि विमानन ईंधन में ग्लाइकॉल जो है मिलाया जाता है, इथाइल ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पेट्रोल के हिमीकरण को रोकता है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न ये बनता है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है कौन सा है। उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो वो कौन सा है, तो अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। बताइए कि कौन सा पदार्थ जो है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में। इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स आप लिखी गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें कितना होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18% नाइट्रोजन 46% फास्फोरस, ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है। बताइए कि कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है। तो सही आंसर होगा अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है। इसका कारण ये है कि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न बनता है कि किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का कारण बनता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए कौन सा यहाँ पे जो कि मिलान सही दिया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आरडीएक्स एक प्रकार का विस्फोटक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आरडीएक्स एक प्रकार का विस्फोटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो राइट आंसर किसे टिक करेंगे। क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का विस्फोटक नहीं होता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा में पूर्व रोगी को बेहोश करने के लिए कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया यानी कि निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न में क्या दिया जा रहा है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, एमाटोल। ठीक है, एमाटोल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न में ये दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। फल पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मास्टर्ड गैस। ठीक है, मास्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से 18 में रासायनिक आयुध केमिकल वेपन के रूप में किया गया था। ठीक है, इसका रासायनिक नाम की बात करें तो डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बेकेलाइट। ठीक है, इसके बारे में आप काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्लियर, चलिए फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये बनता है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर इसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है। ठीक है, पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मिथेनॉल और पिरिडीन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रेड भी कहा जाता है। देखिए पीडीएफ की चिंता तो आप बिल्कुल भी ना करें, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया है और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे भी रहता है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कमेंट्स करके कुछ लोग पूछ रहे थे कि पीडीएफ पेड है या फ्री। बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर हमारा डाल दिया गया, चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हो या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप के अगर ना मिले आपको तो आप हमारे वेबसाइट पर जा करके ले सकते हैं। फिलहाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहते हैं। तो वुड स्प्रिट कहते हैं मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट वन है, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जो है एक प्रकार का पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गन पाउडर किसका मिश्रण है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गन पाउडर किसका मिश्रण है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट सल्फर ऑफ चारकोल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण टीएनटी यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो होता है विस्फोटक का कारण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि सीमेंट के रासायनिक घटक हैं। सीमेंट का रासायनिक घटक बताइए कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा सीमेंट का रासायनिक घटक चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया क्या कहलाती है।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक जल योजित अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि कंक्रीट किसका जो कि मिश्रण है। तो देखिए कंक्रीट जो मिश्रण होता है किसका मिश्रण है, तो सीमेंट, रेत, बजरी और पानी, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। तो देखिए कांच का जो हरा रंग होता है वो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया, आप इस लिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और देखिए हमारा अगला जो प्रश्न दिया गया वो क्या कह रहा है। रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कठोर कांच। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखेगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक है। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक कौन सा है, तो हाइड्रोजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। माइका यानी कि अभ्रक जो है वो कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, तो देखिए ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारी जल एक प्रकार का क्या है। तो भारी जल का प्रयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, भारी जल मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है क्योंकि ड्यूटेरियम ऑक्साइड ही भारी जल के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। अगला प्रश्न दिया गया कि कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। बताइए कि कौन सी गैस जो है वो नोबेल गैस कहलाती है। तो सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, हीलियम नोबेल गैस के अंतर्गत आती है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, जिरेडॉन, ये सभी क्या है, एक नोबेल गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए किस उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंजर गैस के नाम से कौन जाना जाता है, जिनॉन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वायुयानों के टायरों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वायुयान के टायरों को भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ये दिया गया कि हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। एकदम वीवीआई प्रश्न। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है वो है फ्लोरीन। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन को एफ से सूचित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैसीय मिश्रण है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैसीय मिश्रण कौन सा है, तो नियॉन और पारे का वाष्प भरा जाता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा केमिस्ट्री यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। इस बुक से हम लोगों ने जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे कंप्लीट करा दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, वो तो आप करोगे नहीं, चलो कोई बात नहीं। जो भी हो आपका रिस्पांस कैसा रहा नीचे कमेंट्स करके बता देंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का मन हो तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।